अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, तो आज इसका लेक्चर 16 है, 17 जून 2020 को। तो हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियां। तो आज थर्ड डिजीज़ हम पढ़ने लगे हैं, जिसे एम्फिसीमा कहते हैं। तो सबसे पहले एम्फिसीमा और जो हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ी थी, इन दोनों को इस बीमारी में शामिल किया जाता है। आपने याद रखना है किस को, एम्फिसीमा को और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को इस बीमारी में शामिल किया जाता है COPD में, जिस एब्रिविएशन से बनता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक से मुराद होता है लॉन्ग टर्म, और पल्मोनरी डिजीज़ से मुराद ये है कि लंग से रिलेटेड है। और ऑब्स्ट्रक्टिव का क्या मायने हुआ, क्यों इन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ कहते हैं, ये आगे चल के हम देखेंगे। तो एम्फिसीमा क्या होता है ये देखते हैं। एम्फिसीमा इज़ अ डिजीज़ रिलेटेड टू नोब्यूल्स, क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई, एयर स्पेसेस, गैसेस एक्सचेंज रीजन्स। ठीक है, एम्फिसीमा नोब्यूल्स मतलब एल्वोलाई, क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई को नोब्यूल्स कहते हैं, वहाँ की बीमारी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक की उस रीजन की बीमारी है। एल्वोलाई एयर स्पेसेस होती हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्वोलाई को एयर स्पेसेस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। और एल्वोलाई से पीछे अगर हम चले जाएं, एल्वोलाई डक्ट, उससे पीछे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उससे पीछे ब्रोंक्यूल्स, और उससे पीछे ब्रोंकाई। तो वो ये जो एल्वोलाई डक्ट से स्टार्ट होकर पीछे पीछे हम गए हैं ब्रोंकाई ट्रैकिया तक, ये एयर कंडक्टिंग वेज हैं सिर्फ, तो इन्हें कहते हैं एयर पैसेज वे। लेकिन एल्वोलाई में आके गैसेस एक्सचेंज होती है तो इसको कहते हैं एयर स्पेसेस। इससे पहले जितने भी रीजन है वहाँ गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, वो सिर्फ हवा को रास्ता देते हैं ताकि वो एल्वोलाई तक आ सकें। वो सिर्फ एयर कंडक्टिंग वेज हैं बस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब देखते हैं कि एम्फिसीमिया होता कैसे है, उसमें क्या होता है। इन एम्फिसीमिया द टॉक्सिक इरिटेंट स्टार्ट्स एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो कोई भी बीमारी होगी तो वो जाहिर है किसी इरिटेंट की वजह से होगी। तो एम्फिसीमिया बीमारी में जब इरिटेंट एल्वोलाई में पहुंचता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू करता है, तो वहाँ पे ये जो हमारी डिफेंस आर्मी है, वाइट ब्लड सेल, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसके साथ वो ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं विच इनहेंस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम प्रोटिएसिस, जो एल्वोलाई में प्रोटिएसिस की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो आपने याद रखना है एम्फिसीमा कैसे स्टार्ट होता है। कोई भी टॉक्सिक हमने इनहेल किया, इरिटेंट किसी ने इनहेल किया और वो एल्वोलाई में पहुंच गया, वहाँ उसने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स काज कर दिया, और वहाँ पे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और टी लिम्फोसाइट्स ब्लड से आ गए और वो एक्टिवेट हो गए, और उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस करना शुरू किए, मतलब जिन्होंने प्रोटिएसिस की एक्टिविटी को इन्हेंस कर दिया। मतलब एक एपोप्टोसिस शुरू हो जाती है इन मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और टी लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेट होने से। ये एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देते हैं प्रोटिएसिस एंजाइम के जरिए। तो प्रोटिएसिस जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। तो आप देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये इधर हमने एक एल्वोलाई शो की है। तो जब इनहेलेशन होती है, हवा अंदर आती है इस तरह, तो इस एल्वोलाई में, इसकी वॉल में इलास्टिन फाइबर्स प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जब हवा अंदर आती है तो उसकी प्रेशर की वजह से इन्फ्लेट हो जाती है इस तरह। ये एल्वोलाई इन्फ्लेट हो गई इनहेलेशन के दौरान। ठीक है, तो फिर इस इन इलास्टिन फाइबर्स की वजह से इलास्टिक रिकॉइल होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। मतलब ये खुद ब खुद इलास्टिक रिकॉइल की वजह से एल्वोलाई वापस डी इन्फ्लेट हो जाती है, इस पर फोर्स लगती है। देखिए ना, ये पहले इन्फ्लेट हुई तो इसकी वॉल में इलास्टिन फाइबर्स प्रोटीन्स थे,
तो उनकी वजह से इलास्टिक रिकॉइल हुआ और ये खुद ब खुद डिफ्लेट होगी ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन में, ठीक है। तो अब प्रोटीएजेस जो एक्टिव हो गए हुए हैं एम्फीसीमा में इरिटेंट्स की वजह से, देन क्या होता है, प्रोटीएजेस डिस्ट्रॉय इलास्टिन फाइबर इन द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। तो प्रोटीएजेस एंजाइम जो हैं वो इलास्टिन फाइबर प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय ख़त्म कर देते हैं एल्वुलाई की वॉल में। एल्वुलाई लूज इट्स इलास्टिसिटी। तो एल्वुलाई जो है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देती है, उसमें मतलब कि इलास्टिसिटी नहीं रही। तो फिर देखते हैं कि एम्फीसीमा का पेशेंट जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करता है तो क्या होता है। ये देखें आप, हवा अंदर जाएगी, हवा के प्रेशर की वजह से जो एल्वुलाई है वो इन्फ्लेट हो जाएगी क्योंकि उस पर फोर्स लगेगी, तो फोर्स की वजह से इन्फ्लेट वो हो जाएगी। तो अब इसकी वॉल में इलास्टिन फाइबर्स नहीं है क्योंकि इस पेशेंट को एम्फीसीमा है और प्रोटीएजेस ने वो इलास्टिन फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है। तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इलास्टिक रिक्वायर नहीं होगा। तो आपको पता है कि एक्सहेलेशन एक पैसिव मतलब कि प्रोसेस होता है, ठीक है, ये खुद ब खुद होता है। तो इसमें अगर इलास्टिक रिक्वायर ना हुआ तो ये जो एल्वुलाई है ये डीइन्फ्लेट नहीं होगा। तो उन पेशेंट्स को एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होती है एम्फीसीमा वालों को। लंग रिमेन इन्फ्लेटेड, डिफ़िकल्ट टू एक्सेल, क्योंकि वो फूल तो जाती हैं एल्वुलाई लेकिन इलास्टिन फाइबर ना होने की वजह से वो डीइन्फ्लेट नहीं हो पाती। तो लंग्स फूले रहते हैं, इन्फ्लेट रहते हैं, ठीक है, और उन पेशेंट को एक्सेल करना मुश्किल होता है। और अब हमने ये देखा था कि ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एम्फीसीमा के पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक और प्रॉब्लम क्या उनके साथ पेश आ जाती है कि मतलब कि उन्हें एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। एक तो इलास्टिन फाइबर की डिस्ट्रक्शन की वजह से कि वो डीइन्फ्लेट नहीं हो पा रही एल्वुलाई, और एक इलास्टिन फाइबर्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से एक और क्या प्रॉब्लम सामने आती है, देखते हैं। इन एम्फीसीमा ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिन फाइबर इन वॉल्स ऑफ एल्वुलाई, क्रॉस वॉल्स बिटवीन एल्वुलाई ब्रेक डाउन वन बिग एल्वुलाई फॉर्मेशन। तो एम्फीसीमा में इलास्टिन फाइबर की डिस्ट्रक्शन की वजह से क्रॉस वॉल्स जो हैं बिटवीन एल्वुलाई वो ख़त्म हो जाती हैं और क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई के बजाय एक बहुत बड़ी एल्वुलाई बन जाती है विद ग्रेटर वॉल्यूम बट लो सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। उस एल्वुलाई का वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है पर उसका सरफेस एरिया कम होता है, गैसेस एक्सचेंज उसमें इतना एफिशिएंट नहीं हो सकता। ये देखें, जैसे ये ब्रोंकियोल है तो ये क्रॉस वॉल ख़त्म हो चुकी हैं और ये एक बिग एल्वुलाई बन गया है। इसके बाद ड्यू टू डैमेज ब्रोंकाई वॉल क्लास्प, क्योंकि यहाँ भी पीछे भी डैमेज होना शुरू हो गया हुआ है, तो जब ये बिग एल्वुलाई बनती है और ये इन्फ्लेट होती है तो पीछे से ये जो ब्रोंकाई की वॉल है, ब्रोंकियोल की वॉल है सॉरी, वो क्लैस्प होना शुरू हो जाती है और इस तरह ये क्लैस्प होती बंद ही हो जाती है। ब्रोंकियोल ये इस बिग एल्वुलाई को बंद कर देती है। इसलिए इन डिजीज़ को मतलब कि एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गई ना और एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है इन द बिग एल्वुलाई। अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो रहा, मतलब गैसेस एक्सचेंज तो हो रहा है, उसका नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। अब ये एयर ट्रैप हो गई है। देखें ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज़्यादा होती है। अब एयर इसमें ट्रैप हुई है, इससे गैस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी ब्लड में, ठीक है, और ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में, सॉरी ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी एल्वुलाई में, ठीक है। लेकिन अब एयर यहाँ पे ट्रैप है, ये एयर तो बाहर जा नहीं रही
और ब्लड यहाँ से गुजरता रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस एयर में ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। और जो ब्लड आ रहा है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, पर एक वक्त ऐसा आएगा कि जो ब्लड आ रहा है इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस एयर में और ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वापस ब्लड में जाना शुरू हो जाएगी। अब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ठीक है। इस बात की आपको समझ आ गई, क्योंकि एयर ट्रैप हुई है और जो ब्लड गुजर रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें आनी है एल्वेलाई में और ऑक्सीजन ब्लड में जानी है, ठीक है। ब्लड गुजरता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ से जाती जाएगी। तो यहाँ पे जो एयर ट्रैप हुई है ये बाहर तो जा नहीं रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे। तो ब्लड जब आएगा तो फिर ऑक्सीजन यहाँ से नहीं जा सकेगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कम होती जा रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती जा रही है। तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ब्लड में शामिल होती जाएगी। इस तरह तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का भी कोई फ़ायदा नहीं होता और उनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी आपने याद रखना।